हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, वेलकम बैक इन माय क्लास। पिछले क्लास में जो मैंने आपको बताया था उसमें पीजेंट्री के बीच में, चाहे वो प्लेन एरिया में हो या फॉरेस्ट एरिया, और उसके पहले अर्बन पीपल ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दरमियान किस प्रकार से आंदोलन में भाग लिया, किस तरह से नॉन कोऑपरेशन को उसने लिया, कैसे एक्ट किया। आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे आज की क्लास के दरमियान कि प्लांटेशन एरिया में रहने वाले वर्कर्स, यानी वो वर्कर्स जो डिफरेंट प्लांटेशंस में काम करते हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट अर्बन इंडिया, उन्होंने इस नॉन कोऑपरेशन के गांधी जी के आह्वान को किस रूप में दिया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब ब्रिटिश लोगों ने कोलोनाइज किया इंडिया को, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में भी, और बाद में जब ब्रिटिश क्राउन के तहत भारत को लाया गया, तब इंडियन रिसोर्सेज को मैक्सिमम एक्सप्लॉइट किया गया, चाहे वो मटेरियल रिसोर्सेज हो या ह्यूमन रिसोर्सेज हो। नॉर्थ ईस्ट का इलाका चूँकि प्लांटेशन इकोनॉमी के लिए काफ़ी बेहतरीन था, वहाँ का मौसम, स्पेशली टी गार्डन्स, और एक उस समय का एक बहुत ही प्रॉफिटेबल कैश क्रॉप था। इसलिए इन इलाके में बड़े बड़े स्टेट में, फार्म्स में ये टी गार्डन्स लगाए गए, और चूंकि यह एक लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चरल फॉर्म था, इसलिए लेबर की जो आपूर्ति है वो आज के बिहार, झारखंड और कुछ इलाके जो बंगाल के हैं, सामान्यतः इन इलाकों से किया गया। उसमें भी उन इलाकों से स्पेशली जो संथाल डोमिनेटेड था, यानी संथाल बहुल जनजातीय इलाकों से इन्हीं जनजातीय सदस्यों को वहां प्लांटेशन वर्कर के रूप में ऑन कॉन्ट्रैक्ट ले जाया गया। हालांकि इसके साथ जो है कुछ आसपास की भी जनजातियां उसमें शामिल थी, लेकिन मुख्य तौर पे ये संथाल जनजाति वाले ही वहां गए। अब इन्होंने जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का नाम सुना और ये जाना कि गांधी जी ने आह्वान किया है नॉट टू कोऑपरेट, और इससे हमको मिलेगा क्या, तो साल भर के अंदर हमें स्वराज मिल जाएगा। इस स्वराज ने उनको कुछ इस ढंग से आंदोलित किया कि जो आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है। क्या हुआ स्वराज के नाम पे नॉन कोऑपरेशन के दरमियान इन प्लांटेशन एरियाज में, उसका एक केस स्टडी हम देखते हैं जो हमारे इस करिकुलम सीबीएसई के दिया हुआ है। प्लांटेशन वर्कर्स स्पेशली फ्रॉम असम टुक द मीनिंग ऑफ स्वराज इन देयर ओन वेज। यस, ऐसा क्यों? तो इन लोगों को जो ले जाया गया था और वहां जो प्लांटेशन के लिए जो बहुत बड़े इलाके में शुरू किया गया था, एक टी गार्डन्स स्थापित किए गए थे, वहां एक खास एक्ट लागू किया गया था। वो एक्ट जो था द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। इस एक्ट के द्वारा फैसिलिटेट किया गया था कि किस प्रकार से इन प्लांटेशन जो साइट्स थे वहां वर्कर्स को एम्प्लॉय किया जाएगा। तो ये एक्ट जो 1859 है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, डिड नॉट अलाउ द प्लांटेशन वर्कर्स, यानी जो भी मजदूर वहां कॉन्ट्रैक्ट पे गए, बहला फुसला कर ले जाया गया उनको, और उस कॉन्ट्रैक्ट में इस प्रकार से उनको डिसीव किया गया कि उन्हें पता ना चले। लेकिन बाद में जो कंडीशंस उस पर अप्लाई हुए, तो सबसे बड़ा चीज उसमें यह था कि उनको वर्क प्लेस अपना, जहां वो काम कर रहे थे, उनको छोड़ना नहीं था विदाउट परमिशन, यानी बिना अपने मालिक के परमिशन के उस वर्क प्लेस को नहीं छोड़ सकते थे। और जब कभी परमिशन मांगा, उनको कभी परमिशन मिला नहीं, क्योंकि उसमें जो जिक्र था, उसमें जो चर्चा थी, कंडीशंस अप्लाइड थे कि परमिशन मांगेंगे वर्कर्स और परमिशन उन्हें दिया जाएगा, तब वे अपने नेटिव प्लेस लौट सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन चूंकि इन प्लांटेशन साइट्स में, गार्डन्स में, टी गार्डन्स में
बहुत ज्यादा वर्कर की आवश्यकता थी और रेगुलर वर्कर्स की आवश्यकता थी, इसलिए कभी इन्हें छुट्टी दिया ही नहीं जाता था। ये प्रैक्टिकल जो है टर्म था। नतीजा क्या हो गया? दीज वर्कर्स वे आर एक्सप्लॉइटेड वेरी मच, और एक्सप्लॉइटेशन का नतीजा क्या हो उनके लाइफ पे? द रिजल्ट वाज दैट दीज वर्कर्स वे आर लिविंग एंड वर्किंग एज बाउंडेड लेबर एंड कैप्टिव। जहाँ टी गार्डन्स थे बजाता उसके चारों ओर घेरा बना दिया गया, कन्फाइंड एरिया बना दिया गया, शायद उसमें कांटेदार तार भी लगा दिए गए ताकि वर्कर्स जो है उसको क्रॉस करके बाहर नहीं चले जाए। एक प्रकार से कैदी का जीवन उनका हो गया, बाहर जाने की परमिशन नहीं होती। So the result was that these workers were living and working as bonded labor and captive in the confined area of the tea gardens. जैसे ही लेकिन जाना क्या, स्वराज आने वाला है, गांधी जी लाने वाले हैं स्वराज को, और ये आएगा कैसे? तो नॉन कॉपरेशन के थ्रू। गांधी जी को हमें फॉलो करना है तो हमें मिलेगा क्या, होगा क्या? नॉन कॉपरेशन। जैसे ही गांधी जी ने शुरू किया तो बस इन्होंने समझा, इन वर्कर्स ने स्वराज आ ही गया और हमें अब क्या करना है? तो अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट नहीं करना है, नॉट टू कोऑपरेट। और जब कोऑपरेट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मूव फ्रीली आउट ऑफ गार्डन टू रिटर्न टू देयर नेटिव प्लेस, वुड बी गिवन लैंड टू सेटल फॉर फार्मिंग। सपने हजार थे इनके, इन्होंने तुरंत जो है उस गार्डन्स में जाके भी, जिस इलाके में भी, जिस गार्डन्स में भी काम करते थे, झट से उसे बाहर आ गए झुंड में। उसमें से कुछ लोगों ने अपने ग्रुप में, डिफरेंट ग्रुप में चाह के अपने नेटिव प्लेस चले आए। हालांकि वो इस बात को समझ नहीं पाए कि वास्तव में आसाम से ये बिहार और बंगाल झारखंड का ये जो जंक्शन है, इस इलाके में आने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, शायद ठीक से रास्ता भी नहीं पता था। लेकिन उसने हिम्मत किया और सम ऑफ देम इन ग्रुप हेडेड टुवर्ड्स देयर नेटिव प्लेस। उन्हें वास्तव में बहुत सुखद एहसास हो रहा था कि जैसे ही हम पहुंचेंगे अपने गांव, अपने इलाके, तो हमको वहां रहने के लिए और काम करने के लिए जमीन मिल जाएगी। Would be given land to settle and for farming। स्वराज का तो यही मतलब होता, अपना राज्य, और अपने राज्य में हम क्या करेंगे? अपने घर में रहेंगे, खेती करेंगे, जो उनका मनपसंद प्रोफेशन था सदियों पुराना। तो इस तरह से इनका मीनिंग जो है प्लांटेशन वर्कर ने इस रूप में लिया। नतीजा क्या हो गया? क्योंकि रास्ते में इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, और जो आसाम से इधर की ओर रास्ता आता था, रास्ता ठीक से जाना पहचाना भी नहीं था, और ब्रिटिश पुलिस जहां के भी गए वहां उनसे उनका सामना हो गया। पुलिस हैड रियली अरेस्टेड दीज वर्कर्स, beaten severely, even on many places fire were open on these flocks। वर्कर्स के ये जो बड़ी भीड़ चली आ रही थी, पुलिस फायरिंग भी की गई अगर इसने प्रोटेस्ट किया तो। इसमें कई लोग मारे गए, कई लोग सीवियरली इंजर्ड हो गए, और कुल मिलाकर इनको फिर उसी कन्फाइंड एरिया में अपने उसी मालिक के तहत पहुंचा दिया गया पुलिस के द्वारा। सो व्हाट हैपेंड, केम आउट फ्रॉम प्लांटेशन एरिया, ये सारे वर्कर्स आए, हेडेड टू देयर नेटिव प्लेस इन सेवरल ग्रुप्स, घर की ओर आने की कोशिश की, बट ऑन द वे दे वर काउट बाय पुलिस। पुलिस ने पकड़ा, अरेस्ट किया, ब्रॉट बैक टू देयर वर्क प्लेस, अपने कार्यस्थल पर उनको पुनः लौटाया गया उसी स्थान पे। ऑन द वे दे वर सीवियरली पनिश्ड एंड सम वर किल्ड इन पुलिस फायरिंग आल्सो। यानी कि काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और इस तरह से अगर हम देखें कुल मिलाकर तो नॉन कोऑपरेशन के दरमियान समूचे देश में, शहरी क्षेत्र में, अर्बन पीपल ने जो रिएक्शन दिया गांधी जी के कॉल पे नॉन कोऑपरेशन का, वो कुछ अलग प्रकार था। मैदानी इलाकों के किसानों ने कुछ अलग ढंग से रिएक्ट किया, नॉन कोऑपरेशन में भाग उसने भी लिया। पहाड़ी इलाके के जो पीजेंट्री थे उन लोगों ने भी भाग लिया, लेकिन उनका जो है भाग लेने का तरीका नॉन कोऑपरेशन में स्वराज के लिए लड़ने का जो तरीका, प्राप्त करने का तरीका काफी अलग था। जैसे कि प्लांटेशन वर्कर्स के स्वराज को प्राप्त करने का तरीका कुछ अलग था। तो thus the meaning of स्वराज was taken as a state of freedom from all the odds। मान लिया इन लोगों ने
स्वराज एक ऐसी चीज होगी, ऐसी चीज है जो गांधी जी हमें दिलवाने वाले हैं कि जिसमें हमको क्या मिलेगी, तो हमें अपने सारे दुखों से मुक्ति मिलेगी, सारी प्रताड़ना, सारे अत्याचार से, सारे जो है हमारे कष्ट हैं उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। सो स्टेट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम ऑल द यार्ड्स इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री ऑफ द पीपल। सारी क्षेत्र में भी लोगों ने यही समझा कि बस अब जो है स्वराज जब आएगा तो हम अपने ढंग से एक्ट करेंगे, और ब्रिटिश लोग जब चले जाएंगे तो अपने ढंग से डेवलप करेंगे पर अपने प्रोफेशन को, एजुकेशन जो है हम लोग का एक्सटेंशन करेंगे, हम लोग का लाइफ बेहतर होगा। किसानों ने अपने ढंग से लिया, पहाड़ी क्षेत्र के लोगों ने अपने ढंग से लिया, इन वर्कर्स ने अपने ढंग से लिया। इस तरह से अगर कहें तो ऐसा क्यों? क्योंकि हर क्लास के, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले किसानों के, मैदानी क्षेत्र में रहने वाले किसानों के, शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के, या फिर ऐसे वर्कर्स के प्रॉब्लम जो थे, समस्याएं जो थी, उनके जो कष्ट थे, वो दुख थे, वो काफी अलग अलग थे। और यही कारण जो उन दुखों से मुक्ति सबों को चाहिए थी, सबों का। गांधी जी का नाम जो है वास्तव में ऐसा हो गया, उनको एक लिबरेटर के रूप में लगा, तो लगा कि गांधी जी को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमको इन सारे दुखों से मुक्ति मिलेगी। दैट्स व्हाई दे रिएक्टेड वेरी मच पॉजिटिवली ऑन द कॉल ऑफ गांधी जी and participated in non-cooperation movement. Since problems of the countrymen were quite different in every part, that's why the meaning of Swaraj was also varied much in the different area. अब हम अगर ये देखें, जैसे नॉन कोऑपरेशन की मीनिंग जो है समूचे देश में विभिन्न लोगों के लिए, विभिन्न समुदायों के लिए अलग अलग थे, तो इसमें क्या कुछ कॉमन भी था या बिल्कुल सब डिफरेंट ही था? कॉमन क्या था इसे हम देखते हैं इस स्लाइड में, अगले स्लाइड में। नाउ वी विल सी सम ऑफ द कॉमन एस्पेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ड्यूरिंग इन इंडिया ड्यूरिंग द मूवमेंट। द फर्स्ट वन, पहला जो है, नाउ गांधी जी अनडाउटेडली बिकेम ए नेशनल लीडर फॉर द पीपल। भारत के किसी भी भाग में गांधी जी अब एक राष्ट्रीय नेता के रूप में मान्य हो गए, कोई डिस्प्यूट नहीं रहा इस पर, सबों ने उन्हें एक नेता मान लिया। एंड दिस कोऑपरेशन मूवमेंट आल्सो, दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हैड आल्सो सक्सेसफुली गिवन ए मैसेज टू कंट्रीमेन टू बी यूनाइटेड एंड फाउट फॉर देयर कॉमन काउज अगेंस्ट ब्रिटिश राज। यानी ब्रिटिश राज में जो कुछ भी असुविधा थी, जो भी कुछ गलत था उनके साथ, उसके खिलाफ खड़े होने के लिए, लड़ने के लिए एक होकर, यूनाइटेड होकर किस प्रकार से लड़ा जाता है, इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में यह मैसेज समूचे देश के लोगों को दिया गया। तो यूनिटी का महत्व लोगों ने समझा। ब्रिटिश राज के द्वारा ढाए गए जो जुल्म थे, उनके जो तरह तरह से जो है गलत नीतियां जो थी, इसका बुरा प्रभाव भारत में पड़ रहा था, लोग उसको समझने लगे शिद्दत से, और अब उसके लिए लड़ने के, ब्रिटिश राज के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने के लिए लोग तैयार होने लगे। अपने याद में नेशनल मूवमेंट को इसने एक एक्टिव मोमेंटम दे दिया, बहुत ही ज्यादा आगे जो है आने वाले समय में लोगों ने बढ़ चढ़ कर फिर जो है नेशनल मूवमेंट में हिस्सा लिया। यह इसी का परिणाम था, यह स्पिरिट जो जगाया गया था लोगों का, वो इस मूवमेंट के दरमियान जगाया गया था। और ये हर जगह के लोगों में बात मन में घर कर गई थी कि अब हमें इस राज के खिलाफ, ये जो लोकल अथॉरिटी जो उनके थे या फिर जो नेशनल लेवल पर, उनके खिलाफ आवाज उठानी होगी। वो भी एक साथ ही साथ गांधी जी चूंकि एक नेशनल लीडर हो गए थे, तो गांधी जी की बात अब उनके लिए देववाणी हो गई थी। यानी गांधी जी को लोग सुनने के लिए तैयार थे, फॉलो करने के लिए तैयार थे। इनका विरोध बहुत ही कम वर्ग के लोगों के द्वारा शायद संभव था, इसलिए न चाहते हुए या चाहते हुए भी गांधी जी के साथ लोग आने लगे। आगे चलकर देखेंगे कि कैसे गांधी जी को लोगों ने ब्लाइंडली फॉलो किया। स्लोगन उस समय चूंकि स्वराज लाने की बात की गई, तो जो कल्पना में जो स्वराज था, वह स्वतंत्र भारत की जो कल्पना, भारत एक देश के रूप में जो कल्पना आई, कल्पना और कल्पना को साकार रूप देने के लिए
कुछ जो तरह तरह के स्लोगन्स वातावरण में आए, लोगों के जुबान पे आए, उसमें स्वतंत्र भारत ये स्लोगन जो था लोगों के लिए एक इमोशनल इंस्पायरिंग वर्ड बन गया। और इसने बड़ी सहज ढंग से, बड़ी आसानी से लोगों को एक दूसरे से जोड़ दिया, यह एहसास दिलाते हुए कि ये सारे लोग, हम चाहे जहां कहीं भी रहे भारत के विभिन्न भागों में, एक ही देश के रहने वाले हैं। तो इस तरह से इसने नेशनल इंटीग्रिटी और यूनिटी को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। हालांकि चूंकि गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू किया था ऑन द थ्योरी ऑफ नॉन वायलेंस, लेकिन घटना कुछ ऐसी घट गई 22 फरवरी 1932 को। एक स्थान है गोरखपुर के पास चौराचूरी, आज के उत्तर प्रदेश में, जहां प्रोटेस्टर्स लोग की जो भीड़ थी, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, गोली भी चार्ज कर दिया। नतीजा बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए, अफरा तफरी मच गई, संख्या में ज्यादा थे। नतीजा है कि पुलिस स्टेशन को घेर लिया लोगों ने और आग लगा दी। कई पुलिस वाले जख्मी हो गए, शायद जल के मर भी गए। तो ऐसे में जो भीड़ ने अपने हिंसक रूप का प्रदर्शन किया था, इट वाज वेरी वेरी अगेंस्ट द नॉर्म ऑफ नॉन वायलेंस अकॉर्डिंग टू गांधी जी। और गांधी जी इस मर्म को समझते थे कि अगर आंदोलन का स्वरूप कहीं हिंसक हो गया तो उसके परिणाम फिर कितने भयावह हो सकते हैं, खास करके भारतीय लोग। इसी कारण बिना देर किए गांधी जी ने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, जो एकदम सफलता की ओर लगता है काफी तेजी से बढ़ रहा था अपने एम और ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने का, व स्वराज को प्राप्त करने का, इमीडिएट इफेक्ट से उसको पोस्टपोन कर दिया। और इस तरह इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की समाप्ति होती है। हालांकि इसने नेशन वाइड जो मूवमेंट था, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जो विभिन्न भागों में विभिन्न समय पर आया, उसकी शुरुआत कर दी थी। आगे चलकर देखते हैं कि कैसे बहुत ही कम समय में, आगे कुछ आंदोलनों के बाद हमारा देश आजाद हो जाता है ब्रिटिश राज से, वी गॉट इंडिपेंडेंस। तो आज की वीडियो में इतना ही। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से संबंधित जो भी चीजें थी हम लोग के करिकुलम में, 10th क्लास के CBSE का जो करिकुलम है वह समाप्त हो गया। अब हम अगले वीडियो में जब आएंगे तो आपके सामने और 1930 का जो आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उससे संबंधित चीज़ों को लेकर आएंगे। तब तक आप इंतजार करें। थैंक यू।